नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम दोस्तों, आज जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए भारत के उन हजारों शहीदों को नमन करते हैं। हम इतिहास के शिक्षक होने के नाते, आपसे भी इतिहास के छात्र होने के नाते यह आग्रह करना चाहूंगा कि उन शहीदों के नाम पर आप जरूर अपने मन में श्रद्धा रखें, क्योंकि उन शहीदों के कार्यों का परिणाम है, उनकी निर्भीकता का परिणाम है, उनके बलिदान का परिणाम है कि भारत अगले 20 वर्षों में आजादी, 20 से 25 वर्षों में आजादी की अलग जलाने में कामयाब रहा। क्योंकि अंग्रेज जो सोचकर जलियांवाला बाग हत्याकांड अंजाम दिए थे, जनरल डायर और आर डायर ने मिलकर, मने पंजाब के जो डिप्टी गवर्नर था, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर आर डायर, और सैन्य कमांडर माइकल ओडायर, इन दोनों ने मिलकर ये शैतानी चाल चली कि हम यहां पर हत्याकांड कर देंगे तो भारतीय डर जाएंगे हमसे। लेकिन उनका ये आकलन गलत साबित हुआ। तत्कालीन गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड की यह भयंकर भूल थी, क्योंकि इसके बाद भारत में उबाल आया कि जिसे वो अपना समझते थे, अपनी सरकार, अब ये और प्रूफ कर दी कि वो अपनी नहीं है, संवेदनहीन है, सिर्फ अपने लक्ष्यों के प्रति काम करती है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का परिणाम ये हुआ कि देश उठ खड़ा हुआ। अंग्रेजों के प्रति जरा से भी संवेदना रखने वाले बड़े बड़े नेता भी उनसे दूर हो गए, विशेषकर बी आर अम्बेडकर हो, चाहे महात्मा गांधी रहे। विशेषकर महात्मा गांधी की बात करूंगा, जिन्होंने अंग्रेजों से पूरी तरीके मुंह मोड़ लिया और एक बड़े मूवमेंट की तरफ कदम बढ़ाया, जो असहयोग आंदोलन के रूप में सामने आया। तो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा, बाकी यही निशा। उन शहीदों को सत सत नमन। दोस्तों, अब हम अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी बच्चे कैसे हैं? स्वागत है आप सभी से। राजू सिंह, राम अवतार, आरती पटेल, आप सभी से जानना चाह रहा हूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अभी मैंने बताया। और किस रिपोर्ट ने बताया कि इतने ही सदस्य मरे थे, जबकि दूसरी रिपोर्ट ये थी जिसने कहा 1000 से ज्यादा लोग शहीद हुए। बताइए, उस समय कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? सभी बच्चे बताएंगे फटाफट, जल्दी से बताएंगे, फिर क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। सभी बच्चे फटाफट जल्दी से आप लोग बताइए, मैं इधर आपका क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं। बताएं बेटा, किसी को याद आ रहा? अरे इतने लोग देख रहे हो, किसी को पता नहीं कि उसमें गवर्नर जनरल कौन था? नगमा, श्रीजी, आरती पटेल, राम अवतार, राजू सिंह, हमने कहा बेटे ये बताइए कि इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल पूछ रहा हूं मैडम, ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? पंजाब का गवर्नर नहीं पूछा, ब्रिटिश भारतीय गवर्नर जनरल कौन था ये पूछा मैंने, नहीं सैन्य गवर्नर पूछा। आप लोग सुने ही नहीं मेरी बात। इसके अलावा मैंने पूछा कौन सी रिपोर्ट लागू हुई थी। तो आइए जरा इस पर भी 2 मिनट हम बात कर लें। आज जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस है, जिसने देश को झकझोर कर रख दिया था। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल ने मार्च निकाला था अमृतसर में, एक शांति मार्च, कि इसे रॉलेट एक्ट या काला कानून है, इसे वापस लिया जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने गोलियां चला दी 10 अप्रैल के आसपास, जहां कई लोग मारे गए, 10 लोग। इसके बाद डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू पर सारा आरोप मढ़ते हुए कि इन्हीं के कारण भीड़ उग्र हुई, इन्हीं पर रॉलेट एक्ट लगाकर इन्हें जेल में डाल दिया गया। उसके बाद इन्हें छुड़ाने के और रॉलेट एक्ट वापस कराने के लिए पंजाब की जनता ने पंजाब के धार्मिक नगरी अमृतसर के जलियांवाला बगीचे में इकट्ठा हुई। ब्रिटिश सरकार
बस श्री जी भैया पढ़ लो, कायदे से पढ़ लो भैया, जो पीडीएफ दिए हैं सारे पढ़िए, तो ध्यान से सुनिए। तो 12 अप्रैल को ब्रिटिश सरकार ने पूरे अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दी। और जब मार्शल लॉ लगता, मार्शल लॉ का मतलब सेना का शासन, तो अब एक सैन्य कमांडर होता, तो उसमें जो मार्शल लॉ लगा था, मार्शल लॉ, ध्यान से देखो बेटा, थोड़ा जीके बता दें, ये तुम्हारे इतिहास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। जो मार्शल लॉ था, सेना का शासन, मार्शल लॉ का सैन्य कमांडर कौन था? ये था M.O. डायर, माइकल ओ डायर। और ये मार्शल लॉ लगाया था कौन? पंजाब का गवर्नर, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, माने जिसे कहते हो एलजी, पंजाब का एलजी। संयोग से ये आर डायर था, दो डायर थे, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर आर डायर, और इसी ने मार्शल लॉ लगाया जिसका कमांडर माइकल ओ डायर। इस समय भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ब्रिटिश गवर्नर जनरल, या गवर्नर जनरल कह दो, या वायसराय कहा जाता। वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। पढ़िए आप लोग, चेम्सफोर्ड था। ये मैंने तीन चीज बताई, माइकल ओ डायर सैन्य कमांडर था, पंजाब का एलजी माने जैसे गवर्नर राज्यपाल होता है, आर डायर था, और ब्रिटिश गवर्नर जनरल, उस समय जो भारत का ब्रिटिश गवर्नर था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इन्हीं सबकी मिली भगत की वजह से यह हत्याकांड हुआ। जब भारतीयों ने इसका विरोध किया तो इसकी जांच के लिए एक हंटर कमेटी बनी थी। हंटर कमेटी ने कहा कि 379 लोग मारे गए थे। मैंने सरकारी कमेटी का नाम क्या था? सरकारी कमेटी का नाम क्या था? तो आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत ही दुखद है यार। सरकारी कमेटी का नाम था हंटर कमेटी, हंटर कमेटी। और जो कांग्रेस की कमेटी थी, कांग्रेस की कमेटी, वो कौन थी? मदन मोहन मालवीय कमेटी थी, मदन मोहन मालवीय कमेटी। इन दोनों की समितियों में अंतर था। इसने कहा 379 लोग मारे गए, शहीद हुए 379 लोग, और इसने कहा, जो मदन मोहन मालवीय कमेटी थी कांग्रेस की, इसने कहा कि 1000 से 1200 लोग मारे गए, 1000 से 1200, 2000 से ज्यादा अपंग हो गए थे जो किसी काम लायक नहीं थे। आई बात समझ में? सरकारी समिति हंटर कमेटी थी जिसने 379 लोगों के बारे में बताया, और मदन मोहन मालवीय कमेटी जो कांग्रेस की कमेटी थी, उसने रिपोर्ट दी कि भैया लगभग 1000 से 1200 लोग मारे गए, और उसमें कितने अपंग हो गए जिसकी कोई गणना नहीं की। आया समझ में? सारे बच्चे बताइए, अब क्लियर है? याद आया? सभी जितने भी लोग देख रहे हैं, राजू राम अवतार, आरती पटेल, श्री जी, नगमा, मनोरमा देवी, भैया इतने लोग जितने भी देख रहे हो, सभी ने रेगुलर क्लास की है पहले, सभी को पीडीएफ दिया गया। जितने भी लोग हैं सब ने पीडीएफ प्राप्त किया, लेकिन आप लोग क्या है भैया, कैसी तैयारी कर रहे हैं आप? वही आर डायर रेजिनॉल्ड डायर होता, आर डायर ही रेजिनॉल्ड डायर है। तो तुम लोग किस स्थिति में हो यार? तुम लोग पढ़ क्यों नहीं रहे? रेगुलर पढ़ो भैया, थोड़ा अपने अंदर बदलाव लाइए आपको। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कालक्रम, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना पंडित रमाबाई द्वारा बंबई में शारदा सदन,
है ना, ये लगभग 1929 के आसपास थी। महिलाओं को मद्रास बंबई प्रांतों विधानमंडलों का मताधिकार देना, जन्म नियंत्रण लीग की मुंबई में स्थापना होना। तो ध्यान रखना, इसमें पंडित रमाबाई जन्म नियंत्रण मुंबई की स्थापना आपका ये पहले में आएगा, पहले है, उसके बाद दूसरे नंबर पर ये है, फिर तीसरे नंबर पर है जन्म नियंत्रण लीग की स्थापना, और चौथे नंबर पर ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना। ये लगभग 1927 में हुई थी, 1927 में हुई थी, है ना। चलिए चलिए, गेहूं निपटा लीजिए जल्दी से जल्दी सभी लोग, जल्दी जल्दी, और पढ़ाई शुरू कर दीजिए जोरदार तरीके से। बिल्कुल घरेलू काम तो करना ही पड़ेगा श्री जी, मैं समझ सकता हूं। अच्छा, जो लोग घरेलू काम में नहीं लगे हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूं, जो सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। ये आपका आंसर क्या हो गया बेटा? ये रहा आपका आंसर, ये वाला, है ना, 2 3 4 ए। चलिए अगला प्रश्न आइए। किसने कहा था क्रांतियां और क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयां हैं, इनके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता? किसका स्टेटमेंट है? भगत सिंह, लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय या गणेश शंकर विद्यार्थी? ये स्टेटमेंट किसका, सभी बताएंगे फटाफट, सभी बच्चे, सारे लोग बताएं, सभी बच्चे बताएंगे। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। सभी बताइए किसने कहा था स्टेटमेंट? क्रांतियां और क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयां हैं, इनके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। सभी बच्चे बताएं, इसका स्टेटमेंट है। जितने लोग देख रहे हो, क्या हालात हैं, सब बिगड़ गए। लाला हरदयाल, लाला हरदयाल अभी तक क्या पढ़े हो? गदर पार्टी के संस्थापक। तो इतना सरल प्रश्न न सोचो भैया, गदर पार्टी के संस्थापक हैं लाला हरदयाल। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईडी में ये इन्हीं का स्टेटमेंट है, लाला हरदयाल का स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न। अबरदीन की प्रसिद्ध लड़ाई 1859 में अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच हुई, इनमें भाग लेने वाले आदिवासी भारत के किस क्षेत्र के थे? अबरदीन का युद्ध बड़ा मशहूर है, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, अंडमान, इनके सभी, इनमें सभी राज्यों में आदिवासी रहते थे। लेकिन ये स्पेशली कहां लड़ाई हुई थी? कहां? सभी बच्चे, ये लड़ाई किस जगह हुई थी? अबरदीन की लड़ाई, और किसके किसके बीच हुई थी? सभी बच्चों को बताना होगा। चलिए सभी बच्चे को बताना होगा। आइए बताइए, कौन सी लड़ाई है, कहां के आदिवासी लड़े थे? और ये अंग्रेजों से लड़े थे, ये भी बता दे रहा हूं आपको हिंट के लिए। ये अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई थी। अंग्रेजों के क्षेत्रों में माने जब उन आदिवासियों के क्षेत्रों में अंग्रेजों ने अपना विस्तार करना शुरू किया, दखल देना शुरू किया, वहां आदिवासियों ने भयंकर जंग लड़ी। याद आ रहा किसी को? चलिए मैं बताता हूं। अंडमान निकोबार के आदिवासी थे, जब वहां पर सेलुलर जेल वगैरह बनाने के लिए अधिग्रहण का कार्य शुरू हुआ, तो वहां के आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंस है, नए प्रश्न हैं जो आपको मजबूत बनाएंगे। अब इसे और डिटेल में जाकर गूगल पे देखिएगा, ठीक है, और डिटेल में जाकर जो भी नई चीजें मिल रही हैं उसको डिटेल में जाकर गूगल पे और अच्छे से पढ़िएगा, ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा जानकारी मिलेगी। ऑपरेशन रूबिकॉन, ऑपरेशन रूबिकॉन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? यह प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। असहयोग आंदोलन के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, जेल में गांधी जी के अमन अनशन के लिए, निष्क्रिय प्रतिरोध के लिए? बताइए ऑपरेशन रूबिकॉन क्या? ये गलत अगर हुआ तो भाई तब तो बहुत ही गलत बात हुई। देखते हो कितने लोग बताते हैं ऑपरेशन रूबिकॉन का संबंध किससे था? सभी बच्चे, सभी बच्चे, ऑपरेशन रूबिकॉन का संबंध किससे है? फटाफट बताइए, जितने देख रहे हैं सभी बताएं फटाफट। ऑपरेशन रूबिकॉन, कोई नहीं बोल पा रहा, सबकी हालत बिगड़ गई यार। ये प्रश्न तो नहीं गलत होना चाहिए भाई, इसमें आपकी चुप्पी हमें घबरवा दे रही है।
गांधी जी जब जेल में बंद थे, आमरण अनशन किए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो उनका स्वास्थ्य बड़ी तेजी से गिर रहा था और अंग्रेजों का उस समय प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था, उसके पास सूचना पहुंची गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, अगर उनकी मृत्यु हो गई, कोई दुर्घटना घट गई तो भारत देश में बवाल हो जाए। गांधी के समर्थक बहुत पक्के, तो उसने कहा, इसी समय कहा था चर्चिल ने कि मरने दो कम वक्त बुढ़े को, जब देखो तब हमारे लिए बाधा ही खड़ा करता रहता, इसलिए उसके मरने पर जो दंगा होगा उसको संभालने के लिए सेना को तैयारी करनी चाहिए। उसी सैन्य तैयारी को ऑपरेशन रूबिकॉन कहा गया। रूबिकॉन, वही ऑपरेशन का नाम रूबिकॉन कहा गया। ठीक है बेटा, याद आया? तो ये ऐसे प्रश्न न गलत करो भाई, बड़े पॉपुलर प्रश्न है। चलिए राजू सिंह, क्या हालात है यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? किस पंचवर्षीय योजना द्वारा व्यक्तिगत आय में 20% की वृद्धि हुई? तृतीय, द्वितीय, पंचम, प्रथम, चतुर्थ, इसमें 20% आय में वृद्धि हुई। देखिए, जो जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, सानिया जी स्वागत है आपका। अब पहले से जुड़ी हैं कि अब जुड़ी हैं? सानिया जी, आप तो बहुत पहले की स्टूडेंट हैं कि अब जुड़ी? देखिए ध्यान से बताइए, आय 20% किस पंचवर्षीय योजना में बढ़ी? पहले से वही 8:15 के आसपास मान के चलिए। 8 बजे के बाद सानिया जी, थोड़ा देर हुआ है आन होने में, क्लास थोड़ा समय काम में व्यस्त हो गया था, बाहर चला गया था, इसलिए, नहीं तो 8 बजे के बाद तैयार रही। तैयारी किस चीज की है? तैयारी किस चीज की है सानिया, किस चीज की तैयारी कर रही है? चलो देखो ध्यान से, तो ये बिल्कुल सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में गरीबी गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, जो जिसमें आय में वृद्धि हुई 20% के आसपास। चलिए अगला देखिए, संविधान की उद्देशिका संबंधी प्रस्ताव किसके द्वारा निर्मित किया गया था? उद्देशिका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसके द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? सभी बच्चे, सभी बताएंगे, जितने भी लोग हैं सभी बताएंगे फटाफट, सारे बच्चे। बताइए, किसने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है। कितनी तारीख को? 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की तीसरी बैठक में, संविधान सभा की तीसरी बैठक में इसे प्रस्तुत किया गया था। आइए नेक्स्ट, यह किसका कथन है कि भारत में मुस्लिम सार्वभौमिकता का इतिहास इल्तुतमिश से प्रारंभ होता? इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है, किस विद्वान ने लिखा है अपनी किताबों में, अपना मत व्यक्त किया है? वीपी मिश्रा, ताराचंद, जैन खान या आरपी त्रिपाठी? बताइए, किसने कहा कि मुस्लिम सत्ता का श्री गणेश इल्तुतमिश से माना जाता है? ऐसा लिखा हुआ तुम्हें मिलेगा, सीधे हमारे नोट्स में मिलेगा, मैं दिखा सकता हूं। सही बच्चे बताइए, बहुत शानदार। राजू सिंह ने दम दिखाया, ताराचंद को पास पहुंचाया, आरती पटेल आरपी त्रिपाठी के पास। और लोग क्या कर रहे हैं? सभी लोग बताएं, और लोग बताएं, सभी जितने देख रहे हैं सब बताएं, साइलेंट न रहे। बिल्कुल शानदार उत्तर है आरती जी का, राम प्रसाद त्रिपाठी। आरपी का मतलब राम प्रसाद,
राम प्रसाद त्रिपाठी जी का ये उल्लेख है। इन्होंने कहा था कि भारत में मुस्लिम सत्ता का श्री गणेश भले ही गोरी द्वारा हुआ हो, लेकिन वास्तविक सत्ता की स्थापना वास्तविक रूप में इल्तुतमिश से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? इल्तुतमिश से। आरपी त्रिपाठी का स्टेटमेंट। आइए नेक्स्ट, दौल्लाह। दौल्लाह नामक बिरुद मतलब उपाधि होती है। दौल्लाह नामक बिरुद का सृजन किस मुगल शासक द्वारा किया गया था? दौल्लाह मतलब ईश्वर का दूसरा स्वरूप। सभी बच्चे, दौल्लाह, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, दारा, किसने यह उपाधि धारण की थी? सभी बच्चे। अब इसके बाद बहुत सरल प्रश्न लेके आऊंगा, बच्चे घबरा जा रहे हो तुम लोग। अब इसके बाद क्यों भाई? अब इसके बाद सरल सीरीज लेके आऊंगा, ठीक रहेगा? अब इसके बाद सरल सीरीज लेके आऊंगा, ठीक? बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अकबर स्टेटमेंट, अकबर ने दौल्लाह की उपाधि धारण की थी, है ना? बहुत बढ़िया। तो अब इसके बाद सीरीज सरल लाऊंगा, ठीक रहेगा ना? सभी कमेंट करिए। बर्नी डांग का उल्लेख करता। डांग क्या है? कर, मुद्रा, चित्रकला, राजस्व अधिकारी। सभी बच्चे बताएंगे। श्री जी कोई बात नहीं यार, पढ़ना पड़ेगा कायदे से। बता तो दिया तानिया देवी, अभी आप समझ ही नहीं पाए। कहा तो डेली ही रहती है 8 बजे के बाद, 8-10 तक शुरू हो जाएगी। आज थोड़ी विलंब हुई है, रोज नहीं विलंब होगी, बताया तो। चलिए, तो बर्नी ने डांग का उल्लेख किया। डांग, बर्नी जो डांग का उल्लेख करता है वो मुद्रा के रूप में करता, कहता डांग एक मुद्रा, डांग नामक मुद्रा का भी प्रचलन था। चलिए नेक्स्ट, अगला, वस्तुनिष्ठता इतिहास की भाषा है। यह निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है? किसने कहा वस्तुनिष्ठता इतिहास की भाषा है? यह किसने कहा? हर्बर्ट बटरफील्ड, E.H. कार, क्रॉस, J.N. सरकार। वस्तुनिष्ठता इतिहास की भाषा है, माने वस्तुनिष्ठता मतलब टू दी पॉइंट। जैसे E.H. कार का होता है कि इतिहास इतिहासकार और घटनाओं के बीच अनवरत संवाद है, वैसे ये भी प्रश्न बड़ा मशहूर है। ये हर्बर्ट बटरफील्ड का स्टेटमेंट। किसका है? हर्बर्ट बटरफील्ड, है ना बेटा? चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला प्रश्न। नालियर दिव्य प्रबंधम। नालियर दिव्य प्रबंधम को भक्ति आंदोलन का आदि ग्रंथ माना जाता। यह ग्रंथ किस मूल भाषा में लिखा है? नालियर, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, हिंदवी। हिंदवी मतलब समझते हो ना, उर्दू। हिंदवी उर्दू कही जाती है, दखनी हिंदवी, दखनी उर्दू, तभी। चलिए, नालियर दिव्य प्रबंधम नामक भक्ति ग्रंथ बिल्कुल सही आदि ग्रंथ है, और ये तमिल भाषा में, तमिल अलवारों द्वारा लिखा गया था। तमिल अलवार संतों द्वारा संकलित, अलवार संतों द्वारा यह संकलित किया गया। और आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या है मेरे बच्चों? फकरे मुदब्बिर ने अपनी रचना अदाबुल हर्ब वस्सुआजत, अदाबुल हर्ब वस्सुआजत किस शासक को समर्पित है? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश या बलबन? किसे समर्पित है? सभी बच्चे बताएंगे। ये रचना किसे समर्पित है? वाह भाई वाह, शानदार उत्तर राजू सिंह और आरती पटेल, बहुत अच्छा। आप लोग हिम्मत तो जुटा रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर गलत भी है तो कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं।
ये इल्तुतमिश को समर्पित है। कोई बात नहीं, बलबन को नहीं बेटा, इल्तुतमिश को, है ना। ये फकरे मुदब्बिर की रचना है और ये इल्तुतमिश, इसको संरक्षण सबसे पहले दिया था ऐबक ने, लेकिन बाद में इल्तुतमिश ने इसको पूरी तरीके से संरक्षण दिया, जिससे इसने इसी को समर्पित किया। बहुत शानदार उत्तर सभी बच्चों का। आइए नेक्स्ट, मणिक तल्ला बम षड्यंत्र में किसका नाम प्रमुख दोषी के रूप में डाला गया था? रास बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, अरविंद घोष और प्रफुल्ल चाकी। बताइए, सभी बताएंगे। इसमें मणिकतल्ला बम कांड एक है, जो जज को मारने का, जहां बम बनाया जा रहा था और वहां पर बहुत तेज गति से काम किया गया। तो मुख्य रूप से कौन है इसका मुख्य जो दोषी माना गया? चलिए बेटा, बहुत कमी है आप लोगों में, बहुत कम जानते हैं यार। देखिए, रास बिहारी बोस, बटुकेश्वर दत्त, ये तो हो ही नहीं सकते यार। ये तो HSRA के सदस्य भगत सिंह के साथ वाले, ये सब तो लाहौर षड्यंत्र केस, सैंडर्स की हत्याकांड और रास बिहारी बोस हार्डिंग बम कांड वाले हैं। हार्डिंग बम कांड और बटुकेश्वर दत्त HRA वाले हैं असेंबली बम कांड। असेंबली बम कांड भगत सिंह के साथ, ये तो दोनों हो ही नहीं सकते, ये दोनों हो ही नहीं सकते। प्रफुल्ल कुमार चाकी भी वहां से नहीं है। अरविंद घोष को बहुत जोरदार पैरवी के द्वारा प्रसिद्ध वकील थे बंगाल के, मुझे नाम नहीं याद आ रहा यार, जिन्होंने बचा लिया था, याद नहीं आ रहा मुझे वकील का नाम बेटा, बताऊंगा आगे, मुझे ध्यान आ जाएगा तो बता दूंगा। बंगाल के बड़े प्रसिद्ध नेता थे जिन्होंने अपनी जिरह से अरविंद घोष को बचा लिया। इसी के बाद तो ये सन्यासी बन गए थे, सन्यासी बनकर पुडुचेरी चले गए थे। पुडुचेरी में जाकर इन्होंने आश्रम बना लिया था और वहीं पर ये रहने लगे थे। आचार्य अरविंद घोष जी, यहीं के बाद इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। वो 1923 में जो स्वराज पार्टी बनी थी, मोतीलाल नेहरू और किसने बनाई थी? मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर किसने बनाई थी? मेरे टंग पे नहीं आ रहा। मोतीलाल नेहरू और किसने मिलकर बनाई थी? बताओ यार, टंग पे नहीं आ रहा, तुम लोग को तो याद आना चाहिए। बंगाल के ही थे प्रसिद्ध, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, हैं? वही थे इनके वकील। अरे भाई तुम लोग तो यार हद कर। सभी बच्चे स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन कौन थे? प्रमुख स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन कौन थे? चित्तरंजन दास। क्या यार, वाह, तुम लोग एकदम हवाई हो गए हो यार, हद हो गई। चित्तरंजन दास, CR दास, मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर CR दास ने, देश बंधु चित्तरंजन कहे जाते हैं, उन्होंने ही मिलकर स्वराज पार्टी बनाई थी। मुझे टंग पे बस नाम नहीं याद आ रहा था। उन्होंने ही इनकी वकालत की थी, माने इनके लिए मुकदमा लड़ा था और अंततः इन्हें आजाद दिलाने में मदद की थी। CR दास, चित्तरंजन दास, ठीक है, उन्हीं के प्रयासों से ये बच पाए। चलिए बेटा नेक्स्ट देखिएगा, अगला देखिए। 1919 में लीग ऑफ कॉम्बैट
लीग ऑफ कॉम्बैक्ट किसने खड़ी की थी? लीग ऑफ कॉम्बैक्ट एक ग्रुप था बनाया था लेनिन के द्वारा, हिटलर के द्वारा, मुसोलिनी के द्वारा और कार्ल ल्यूगर के द्वारा। ये तब बना है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया था उस समय लीग ऑफ नेशन एक तरफ बनी 1919 में, और दूसरी तरफ इसने इस बंदे ने, इनमें से एक ने उसके अगेंस्ट लीग ऑफ कॉम्बैक्ट का गठन किया। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान है। हमें पता है कि आप नहीं पहुंच पाएंगे यहां तक। मुसोलिनी द्वारा, मुसोलिनी कौन है? ये इटाली है, इटली का तानाशाह, इटली का तानाशाह मुसोलिनी के नेतृत्व में इसे बनाया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समापन के पश्चात, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समापन के पश्चात इटली में मुसोलिनी ने बनाया था। हाँ? मुसोलिनी की विचारधारा क्या थी? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न बेटा, ये तो तुम लोग कभी बता ही नहीं पाओगे यार। अरबी शब्दकोश कामस का संकलन किसने किया था? फिरदौस, माजुद्दीन फिरोजाबादी, कादिर बदायूनी, जियाउद्दीन बर्नी, अल-कूफी। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करिए। कामस, कामस क्या है कि यह कॉमस जो है एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया? कॉमस। चलिए बताइए सभी, फटाफट बताइए सारे बच्चे जल्दी से। आइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बता नहीं पाएंगे हमें पता है। तो ये माजुद्दीन फिरोजाबादी ने यूज किया था, और अर्थात इसका आंसर होगा बी। ठीक है बेटा, आगे बढ़िए, ऐसे प्रश्नों को तैयार करिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा बेटा। शेर शाह एक कुशल शासक प्रबंधक तो था, परंतु उसमें मौलिकता का अभाव था। यह कथन किसका है? कानूनगो, आरपी त्रिपाठी, मिश्रा, ईश्वरी प्रसाद। बताइए। शेर शाह एक कुशल शासक प्रबंधक तो था, परंतु मौलिकता का अभाव था, जिसकी वजह से उससे कई गलतियां हुई और अंत में उसका राज्य बिखर कर रह गया। सभी बच्चे आंसर सभी दे, गलत से न डरें, गलत से न डरें। कुछ बच्चे सिर्फ आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, बाकी और सब साइलेंटली बैठ गए। बिल्कुल सही है, यह भी स्टेटमेंट आरपी त्रिपाठी का ही है। कानून गो ने भी, देखिए शेरशाह के बारे में इन्होंने भी लिखा शेरशाह के बारे में, और शेरशाह के बारे में इन्होंने भी लिखा। वीपी मिश्रा ने तो नहीं लिखा था, इन तीनों ने लिखा, और ये स्टेटमेंट इनका। हाँ, क्योंकि कानून गो साहब का स्टेटमेंट और उधर और लोगों ने भी लिखा कि शेरशाह के समय कानून व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि एक वृद्ध महिला भी अपने जेवर की टोकरी लेके जा सकती थी, कोई उसे परेशान नहीं कर सकता था, इतने डरते थे सब। चलिए आगे मेरे बच्चों देखिए, नेक्स्ट प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न है। ये भी सिक्के हैं तो यार सभी कर लोगे, बहुत आसान प्रश्न है। सिक्के हैं धातु, इलाही, जीतल, रुपया, संसब। सभी बताइए, बहुत आसान प्रश्न है, फटाफट बताइए। ये गलत नहीं होना चाहिए, बस मैं बता दे रहा हूं। अगर इसे किसी ने गलत किया तो फिर समझ लो ठीक नहीं होगा। सभी बताइए, और सिर्फ एक ऑप्शन से उत्तर पकड़ लो। जिसने एक ऑप्शन पकड़ा उसी से उत्तर इसका कंप्लीट है। सिर्फ एक ऑप्शन इसका उत्तर कंफर्म कर देगा। जल्दी बताओ। सारे डरे, क्या बात, बहुत शानदार। राजू सिंह ने उत्तर दिया। और बच्चे बताएं, और बताएं। वाह, राजू सिंह का सहारा लिया संजय कुमार ने। आइए, हम बार बार हिंट दे रहे हैं कि एक ऑप्शन उत्तर आपका कंफर्म कर देगा। श्री जी भी मान दिए। चलिए, रुपया भैया चांदी का सिक्का, सिर्फ एक ऑप्शन पकड़ते, सी पे 1, और यहां पे सी पे 1 सिर्फ एक जगह है, वनली। तो डी आंसर। इलाही सोने का सिक्का अकबर ने चलाया, ठीक है। जीतल तांबे का, और संसब भी सोने का था, अकबर ने चलाया, ठीक है।
तो ध्यान से, संसम बड़ा सिक्का था, इलाही चौकोर सिक्का था, बाकी रुपया चांदी था, शेरशाह ने चलाया था। तो अगर एक ऑप्शन पकड़ते तो भी इसका आंसर आ जाता। तो भैया इस तरीके से भैया जगिए, आप लोग सोइए नहीं, जगिए, जगिए, पढ़िए, जगिए, अन्यथा डूब जाएंगे। चाहे 1 घंटे ही सही पढ़िए रोज। हमारी पीडीएफ रिवीजन करो, क्वेश्चन करने से मात्र नहीं होगा, 10 बार मैं समझा रहा हूं। सुबह शाम 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, जितना समय मिले उतना रिवीजन करो। कम से कम दोनों विषय पढ़ो, 2 से 3 घंटे एक विषय, 2 से 3 घंटे एक विषय, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है, बता दे रहा हूं, नहीं होगा चैन। ये सरल प्रश्न तुम लोग गलत कर रहे हो यार, ये दुखद है। आइए, चरखा और रहट का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में मिलता? मिराते सिकंदरी खजाइन फुतूह, तारीखे फिरोज शाही किताबुल हिंद, फुतूह सलातीन बाबरनामा, इब्न बतूता रेहला। बताइए किस में? किताबुल हिंद तो बरनी की है, सॉरी अलबरूनी की है, अलबरूनी की है। सभी बताइए, ये तो बहुत सरल है, इसको भी नहीं पढ़े हो? शाबाश शाबाश, संजय बी आ गए, राजू सिंह डी आ गए। और भाई और बहादुर बच्चे सभी अपना मत व्यक्त करो, डरो मत। गलत होगा या सही होगा, दो में एक ही चीज तो होता है, दूसरा तीसरा थोड़ी होता। हाँ, या तो गलत होगा या सही होगा, तो मत सभी व्यक्त करें, डरे मत। देखिए ध्यान से, इसामी की फुतूह सलातीन, इसामी की फुतूह सलातीन अगर एक भी ध्यान देते तो जरूर होता। बाबरनामा में है कि नहीं किसने जाना, लेकिन इसामी की फुतूह सलातीन में चरखे का उल्लेख है। अब उसी बाबरनामा भी जोड़ दिया तो उसमें भी होगा, लेकिन ये तो कंफर्म है कि फुतूह सलातीन में इसका उल्लेख किया गया है ना। तो ऐसे टेक्निकल प्रश्न हैं जहां आप कच्चे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। प्रश्न तो बहुत है, बस यही 50वां आज आखिरी क्वेश्चन होगा, फिर कराएंगे बाद में। किसने दिल्ली में मदरसाए दारुल बका की स्थापना की? मदरसाए दारुल बका, अबुल फजल शाहजहां इल्तुतमिश फिरोज शाह तुगलक। मदरसाए दारुल बका किसने स्थापित किया? बहुत सरल प्रश्न है, ये तो कोई भी कर सकता। ये तो क्लास में बैठी छोटी बच्ची भी हमारी बता रही है यार, लेकिन मैं उत्तर बताऊंगा नहीं, उसका सही लग रहा है लेकिन मुझे। ये भी तुक्का मारती बैठ के, आता वाता नहीं, तुक्का मारती, तुक्का सही हो जाता। शाबाश, बहुत शानदार उत्तर दिया सभी ने, लेकिन सभी का गलत। शाहजहां होगा। दारुल बका नामक मदरसा दिल्ली में शाहजहां ने स्थापित करा था, इल्तुतमिश ने नहीं। यार तुम लोग कैसी गलतियां कर रहे हो, हैं? चलो चलो कोई बात नहीं, उसने तुक्का लगाया था छोटी बच्ची ने, उसका तुक्का सही हुआ, लेकिन भाई आप लोग स्टूडेंट हैं, तुक्का से काम नहीं चलेगा। तुक्का तो कभी कभार किसी का लगता, बाकी तो गलत ही होता है ना। तो ये इस तरह से आपने आज ये क्वेश्चन कर लिए, और अब इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास कल दूंगा। कैसे हैं प्रश्न? प्रश्न को और हल्का करूं? अभी ये तो और कराऊंगा जितने हैं इसमें, अभी इसमें 20-30 क्वेश्चन और हैं शायद, इसे नेक्स्ट डे कराऊंगा। और इसके बाद मैं सोच रहा हूं प्रश्न का लेवल थोड़ा हल्का कर दूं, क्योंकि आप लोग नहीं कर पा रहे। मेरा तो प्रयास है कि थोड़ा सा नए प्रश्न दें, जहां आपकी जिज्ञासा बढ़े, जहां आप और फिर से पढ़ना शुरू कर दें, खोजना शुरू कर दें, जिससे आपके ज्ञान का विस्तार होगा, आपके ज्ञान का विस्तार होने लगेगा और आपका और ज्यादा डेवलपमेंट होगा। तुक्का लगना भी नहीं चाहिए, तुक्का तो लगना भी नहीं चाहिए। तुक्का पढ़ने वालों को नहीं लगता यार, सुन, पढ़ने वालों को तुक्का नहीं लगता, हमेशा गलत होता। तुक्का जो कम पढ़ते हैं उनका होता। ठीक तो है, लेकिन आप लोग पढ़ कहां पा रहे हैं? सीख मिल रही ना, हाँ, तो उसको उस लेवल से जाएंगे, जब आप उसे पढ़ेंगे तब होगा। तो जैसा कि कोई बात नहीं, जगाने के लिए ऐसे प्रश्नों की आवश्यकता है,
सरल सरल प्रश्न प्रीवियस ईयर के देख देख के बड़े खुश हो रहे हैं अंदर अंदर आप लोग, यार हमें तो सारा आता है। नहीं, बिल्कुल गलत है, गुमराह हैं। कूप मंडूक न बनिए, कुएं का मेढक मत बनिए। दुनिया बहुत बड़ी है, इतिहास तो बहुत विराट है, इसमें इतने चीजें नई आ रही हैं, हमेशा शोध हो रहा है कि फंस जाएंगे। इसे रेगुलरिटी के साथ बढ़िया पढ़िए और जब भी नया मिले उसके डिटेल में जाइए, जितने भी प्रश्न नया मिल रहे हैं उसका डिटेल खोजिए, डिटेल जाइए, नोट्स करिए, फिर आप बेस्ट बनेंगे। और 2 4 5 प्रश्न ऐसे अगर कठिन एग्जाम में आ जाए, मनाइए ईश्वर से कि पेपर अत्यंत कठिन आए। पढ़ने वाला बच्चे को कठिन पेपर कामयाबी दिलाता। नहीं तो अगर सरल प्रश्न प्रीवियस ईयर के झोंक दिया तो घोड़े और गधे एक समान हो जाते, क्योंकि गधा भी कर लेगा, घोड़ा तो घोड़ा रह ही नहीं गया, उसके लिए आसान होगा। तो हमेशा पढ़ने वाले बच्चे को टफ क्वेश्चंस का इंतजार करना चाहिए, तब आप उसमें रेस में आगे जाएंगे, तब आप घोड़े बनेंगे। सरल प्रश्न में तो सभी घोड़े, गधे भी घोड़े का नाटक करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। हमेशा नहीं जरूरी है, कुछ कुछ कभी कभी एक सीरीज ऐसे ला दूंगा, फिर उसके बाद इजी ला दूंगा, चलता रहेगा। क्योंकि टीजीटी में हल्के प्रश्न आते हैं, थोड़े पीजीटी में हैवी आते हैं, इसलिए इस लेवल के प्रश्न हमने दे दिए बीच बीच में। सारे नहीं आते, 70% उसमें भी हल्के आते हैं, 20-30% थोड़े से कठिन आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही रेगुलर रखूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम पर क्वेश्चन पढ़ा है क्या बेटा? आरती, टेलीग्राम पर क्वेश्चन पढ़े हैं तो सारे करा दिए हैं। हमारे हमारे वाले पर, आरती हमारे वाले नाम से जो पढ़ा है उस पर, हमारे टेलीग्राम पर जितने प्रश्न पढ़े हैं सबको मैंने करा रखा है। उस टॉपिक का नाम डालिए ऐप पर, पूरी क्लास उस पर सॉल्व पड़ी हो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। आज यहीं तक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।